नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और विशेषकर इम्पोर्टेंट है बीएससी द्वितीय सेमेस्टर जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के आधार पर जो है इसमें यूनिट वाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया गया है। तो हम इसमें जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके जो मेन एग्जाम में अगर बात करें तो 10 नंबर जो है एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आते हैं एनईपी 20 के तरफ सेकंड सेमेस्टर में भी। तो हम हर यूनिट से देखेंगे 5 क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन जो कि एक नंबर के लायक पूछ सकते हैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है हर यूनिट से। एक पहला यूनिट में जैसे आप देख सकते हैं जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसको जैसे जल को इवेपोरेटिव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देखेंगे, इसको भी आंसर सबका हम पूरे डिटेल से बात करेंगे आंसर सहित। और इससे पहले एक और वीडियो है जिसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो यूनिट वाइज वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें, और वो जो वीडियो है चैनल में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं। तो लिंक से भी आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, और पूरा हर यूनिट वाइज वो भी वीडियो है। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न जो यूनिट वाइज बताया गया है जिसमें हर यूनिट 5 से 6 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी यूनिट वाइज 5 से 6 क्वेश्चन हर यूनिट में, इसको भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप का लिया गया है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट है जो कि अच्छा प्रश्न है, एक नंबर में आने लायक प्रश्न है। जल को उभयप्रोटी क्यों कहा जाता है? तो जल का अणु क्षार को प्रोटॉन दे सकता है तथा अम्लों से प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसके इस उभयधर्मी व्यवहार के कारण उभयप्रोटी कहा जाता है। जल के व्यवहार को उभयप्रोटी इसी कारण से कहा जाता है। अम्ल का काम क्या होता है? वो प्रोटॉन देना। तो जो है जल प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी करता है। जैसे क्षार का काम है प्रोटॉन ग्रहण करना, तो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करता है। इस कारण इसको इसके व्यवहार को जल को या जिसके व्यवहार को उभयप्रोटी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आ सकता है, इसको आप अच्छे से जरूर देखें। निम्न अम्लों को उनकी प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। तो प्रबलता के घटते क्रम अर्थात जो अम्ल है, कौन सा अम्ल इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, तो उसको घटते क्रम में लिखना है। तो ये जो है इसका जो है सबसे पहला है जो इसमें जितना जो दिखाई दे उसमें सबसे प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें तो शुरू में वही है HCOOH। और उसके पश्चात जो अगला हम बात करें CH3COOH। उसके बाद उसके उससे कम प्रबल है CH3CHCOOH। और सबसे कम है इसमें जो है दिखाई, ये जो आपका क्वेश्चन में है उसमें जो सबसे कम प्रबल है वो है ये वाला CH3CH2COOH। तो ये प्रश्न जो है किसी भी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। कोई भी क्रम में हो सकता है, जो लास्ट में वो शुरू में भी हो सकता है, ये पहले नंबर में हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। तो इस तरह से ये रहेगा। और इससे देखने के बाद ये समझ में आ रहा होगा कि जो है CH3 समूह अर्थात एल्किल समूह जितना ज़्यादा जुड़ रहा है उतना उसकी प्रबलता कम हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से आप जैसे इसको देख सकते हैं, इसमें जो है CH3 एल्किल समूह नहीं है तो ये जो है प्रबल अम्ल है। लेकिन इसमें एक एल्किल समूह है तो इससे कम हो गया, उसके बाद इसमें और ज़्यादा हो गया एल्किल समूह, तो इससे और कम हो गया, इससे और ज़्यादा जुड़ा तो ये और कम, अर्थात घटते क्रम है। तो जितने ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ रहे उतना एक कमजोर अम्ल हो रहा है, अर्थात इसका प्रबलता जो है घटते क्रम में है। उसके पश्चात अगला हम बात करें निम्न क्षार को उसकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अभी जो है जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, पहले अम्ल में जो है घटते था, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो है कम क्षार है, प्रबल क्षार की दृष्टि से कम प्रबल है, तो है सबसे पहला जो है NH3। उसके बाद दूसरा में CH3NH2, तीसरा में CH3CH2NH2, और अगला जो है सबसे जो प्रबल क्षार की अगर बात करें तो CH3CH2CH2NH2। तो इस तरह से
और इस उदाहरण से हमें समझ में आ रहा है कि जब इसमें NH3 इसमें एमीन वाले में जब एल्किल समूह है अर्थात CH3 की संख्या जो CH3 की संख्या बढ़ रहा है तो उसका जो क्षारीयता है वो ज़्यादा हो रहा है। अर्थात इसमें अगर CH2 देखें तो नहीं है, CH3 एल्किल समूह नहीं, तो एक कम क्षार है प्रबलता की दृष्टि से, उससे जो है ज़्यादा प्रबल ए है क्योंकि इसमें एक CH3 आ गया। उसके बाद इसमें और ज़्यादा आया तो इससे भी प्रबल हुआ, और उसके बाद इस चारों में सबसे ज़्यादा इसमें जो है एल्किल समूह है तो ये उससे और ज़्यादा प्रबल हुआ। अर्थात इसमें जो है जितने ज़्यादा एल्किल हो उतना प्रबल क्षार होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद अगला जो प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल क्या, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है इसका वह अम्ल जो कठोर तथा मृदु दोनों अम्ल में रखा जाता है सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल कहलाता है। ठीक, तो जो अम्ल है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत पियर्सन के आधार पर जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है, अम्ल को कठोर अम्ल मृदु अम्ल, क्षार को कठोर क्षार मृदु क्षार। तो कुछ अम्ल ऐसे हैं जो दोनों में रहते हैं, कठोर अम्ल है और कठोर अम्ल है और मृदु अम्ल दोनों में रखा जाता है, कठोर तथा मृदु अम्ल। तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उसको सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर Fe2CO2 + Na2 + CO2 + Zn, तो ये सब इसका उदाहरण, इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं और इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दे दिए हैं CaF2+, जैसे कि Fe2+, CO2+, Na2+, और इसमें से ले लेंगे C6H5NH2+। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ देंगे कि निम्न में सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल कौन सा नहीं है, तो आपको ये जो है 4 है, तो इसलिए इसको जो है जानना जरूरी है कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, सीमांत या मध्यवर्ती क्षार क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो वह क्षार जो कठोर तथा मृदु क्षार दोनों में रखा जाता है। तो अम्ल की जैसे कठोर तथा मृदु अम्ल था उसी तरह क्षार भी कठोर तथा मृदु दोनों में रखा जाता है। इस तरह के जो क्षार होते हैं उसको सीमांत या मध्यवर्ती क्षार कहते हैं। उदाहरण में ये सभी उदाहरण आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला हम बात करें, अगला प्रश्न, ट्राउन स्थिरांक किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ट्राउटन, माफ कीजिएगा ट्राउन बोल रहा था, ट्राउटन है। ट्राउटन स्थिरांक किसे कहते हैं। ट्राउटन ने पाया कि विलायक के अणु यदि सामान्य प्रकृति हैं तो उन विलायक के वाष्पन की गुप्त उसमें तथा उनके क्वथनांक का अनुपात स्थिर होता है, इसे ही ट्राउटन स्थिरांक कहते हैं। उसके बाद अगला जो है इकाई 2 में जो प्रश्न है जो कि अच्छा 1 नंबर आने लायक प्रश्न, तो उसमें जो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, पैराफिन किसे कहते हैं, पैराफिन का अर्थ क्या होता है। तो एल्केन को जो पैराफिन कहते हैं, एल्केन है उनको पैराफिन कहते हैं, और पैराफिन का अर्थ होता है कम क्रियाशील। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो प्रश्न है भंजन क्या है। पेट्रोलियम उद्योग में उच्च ताप पर उच्चतर तथा जटिल हाइड्रोकार्बन का सरल हाइड्रोकार्बन में अपघटन भंजन कहलाता है। तो किसमें, पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक, इसको भी ध्यान देंगे। पेट्रोलियम उद्योग में उच्च ताप पर जो उच्चतर है और जटिल हाइड्रोकार्बन है उसको सरल हाइड्रोकार्बन में अपघटन करना भंजन कहलाता है। उसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न है इस यूनिट से, ओलिफिन किसे कहते हैं और क्यों। तो एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं। ठीक, जो एल्कीन है उनको ओलिफिन कहते हैं क्योंकि इसके प्रथम सदस्य की व्युत्पत्ति ओलिफिनिक गैस से हुई है। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, तो इसके प्रथम सदस्य की व्युत्पत्ति ओलिफिनिक गैस से हुई थी और जिसका अर्थ होता है तेल बनाने वाला। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि आने लायक प्रश्न है, इसको आप अच्छे से जरूर देख लें। फेरोसिन कैसे बनता है। तो साइक्लोपेंटाडाइन, जिसका सूत्र अगर स्ट्रक्चर अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन तथा फेरिक क्लोराइड FeCl3 के मिश्रण को किसी क्षारक जैसे ट्राईएथिल एमीन से अभिकृत करने पर फेरोसिन प्राप्त होता है। तो एक जो है आपको पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से ज्ञात कर लेंगे, इसको भी अच्छे से नोट कर लेंगे। तो इस तरह से फेरोसिन बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न की अगर बात करें, एथिनीकरण क्या है। वह क्रिया जिसमें एसिटीन का किसी असंतृप्त बंधन जैसे कार्बोनिल समूह प्रयोग
होता है, एथिलीकरण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अरे जो हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे CH4, C2H5 ये सब जो एल्केन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन ये सब। उसके बाद अगला प्रश्न है, एपाक्सीकरण क्या है? एल्किनों के ऑक्सीकरण से एपॉक्साइड बनाने की प्रक्रिया एपाक्सीकरण कहलाता है। ठीक, तो एल्किनों के ऑक्सीकरण से क्या बनाना? एपॉक्साइड बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूटेरियम किसे कहते हैं? बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं को ड्यूटेरियम में स्थापित करने को ड्यूटीकरण कहता है। अच्छा माफ कीजिए, ड्यूटीकरण प्रश्न है, ड्यूटेरियम बोल दिया है, ड्यूटीकरण प्रश्न है। ड्यूटीकरण किसे कहते हैं? तो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं को ड्यूटेरियम में स्थापित करने को ड्यूटीकरण कहते हैं। उसके बाद यूनिट थर्ड, जो कि ये टाइप पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, आयतन एवं क्रांतिक स्थिरांक किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, इसमें से कोई एक आ भी जाए तो अच्छे से देख लिए रहेंगे। क्रांतिक ताप सबसे पहले देखते हैं, क्रांतिक ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं होता क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक, तो जो गैस है उसको द्रव में परिवर्तित करना है, तो अब ज़्यादा टेम्परेचर में तो गैस ही रहेगा, लेकिन उसको जब कम टेम्परेचर में रखा जाता है गैस को, तो द्रव में बदल सकता है। लेकिन एक मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे आता है तो जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर इस 1 डिग्री सेल्सियस से एक पॉइंट भी अर्थात 1.1 टेम्परेचर अर्थात 0.1 भी आपका ज़्यादा हो रहा है तो जो है गैस द्रवित नहीं हो रहा है। तो इसका न्यूनतम टेम्परेचर कौन सा हुआ? न्यूनतम टेम्परेचर ये होगा 1 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे क्रांतिक ताप। इसके ऊपर में गैस का द्रवीकरण नहीं होगा, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, इसी को बोलेंगे गैस का द्रवीकरण। ये उदाहरण के लिए है ना। उसके बाद क्रांतिक दाब, अगला प्रश्न है इसी में। क्रांतिक ताप पर वह न्यूनतम दाब जो गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक दाब कहलाता है। तभी जैसे उदाहरण के लिए समझे थे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई गैस द्रवित हो रहा है तो इसका न्यूनतम ताप अर्थात ये क्रांतिक ताप होगा। तो इसी ताप पर अर्थात क्रांतिक ताप पर गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो दाब लगाया जाता है, ताप के साथ यहाँ पर दाब भी जरूरी है, तो जितना दाब में जो है गैस द्रवित होगा उस दाब को बोलेंगे क्रांतिक दाब। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिक आयतन। क्रांतिक ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस आयतन का क्रांतिक आयतन कहलाता है। 1 मोल गैस का आयतन, ठीक, क्रांतिक दाब एवं ताप पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्रांतिक स्थिरांक। क्रांतिक ताप, दाब एवं आयतन, ध्यान देंगे, क्रांतिक ताप, दाब एवं आयतन तीनों का सामूहिक रूप को क्रांतिक स्थिरांक कहलाता है। यहाँ पर सी नहीं है, को है क्रांतिक स्थिरांक के पहले में। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब एवं क्रांतिक आयतन तीनों को सामूहिक रूप से, अच्छा सही है, तीनों को सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। एक कहलाता की जगह कहते ही रहेंगे, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद जो है अगला हम प्रश्न की बात करें तो आदर्श गैस किसे कहते हैं? तो आदर्श गैस वह गैस जो गैसीय नियम बायल चार्ल्स गैस के नियम जो है बायल के नियम, चार्ल्स के नियम, तो वह गैस जो गैसीय नियम का प्रत्येक ताप एवं दाब पर दृढ़ता से पालन करता है आदर्श गैस कहलाता है। तो जो गैस के जो नियम है, गैस बायल नियम, चार्ल्स के नियम, इसको जो है प्रत्येक ताप एवं दाब पर दृढ़ता से पालन करता है, वही आदर्श गैस कहलाता है। उसके बाद अगला है वास्तविक गैस किसे कहते हैं? तो वह गैस जो गैसीय नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करते या गैस केवल निम्न दाब पर ही गैस नियमों का पालन करती है, वो वास्तविक गैस कहलाती है। उसके बाद अवस्था सातत्य क्या है?
तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको विशेष ध्यान देंगे। किसी एक अवस्था का दूसरी अवस्था में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें दोनों अवस्था में अंतर न किया जा सके अवस्था सांतत्य कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अंतरा अणु बल क्या है? पदार्थ में अणुओं के परस्पर अन्योन्य क्रिया बल को अंतरा अणु बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्यानता क्या है? किसी द्रव के उस गुण को जिसके कारण उसके प्रवाह में रुकावट आती है श्यानता या वो विस्कासिता कहते हैं। तो कोई द्रव है बहता है तो उसको रुकावट आता है, तो जिसके कारण रुकावट होती है उसको बोलते हैं श्यानता। किसी द्रव के उस गुण को जिसके कारण उसके प्रवाह अर्थात बहने में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं श्यानता। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें क्रिस्टल विज्ञान किसे कहते हैं? क्रिस्टलों के निश्चित ज्यामितीय रूपों एवं गुणों का अध्ययन क्रिस्टल विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जालक तल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक फिर से क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं को रेखाओं से मिलाने पर क्रिस्टल अनेक तलों में विभाजित हो जाता है। इन तलों को जालक तल कहते हैं। उसके बाद अगला है यूनिट चौथा, कोलाइड का परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण प्रावस्था क्या है? तो पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था। यह कोलाइड विलयन में विलय पदार्थ के कणों की प्रावस्था है। ठीक है, कोलाइड विलयन में विलय पदार्थों की कणों की प्रावस्था है। उसके बाद नेक्स्ट है परिक्षेपण प्रावस्था। यह विलायक माध्यम है जिसमें विलय के कण वितरित रहते हैं। उदाहरण, यदि आर्सेनियस सल्फाइड का जल में कोलाइड विलयन है, ठीक, जल में कौन सा किसका कोलाइड विलयन बना है? आर्सेनियस सल्फाइड। तो आर्सेनियस सल्फाइड के कण परिक्षिप्त प्रावस्था है, अर्थात ये जो है आर्सेनियस सल्फाइड विलय रहेंगे। और परिक्षेपण प्रावस्था कौन सा रहे? जल परिक्षेपण माध्यम रहेगा। इसका उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है साल क्या है? नेक्स्ट जो है साल क्या है? कोलाइड विलयन को जिनमें परिक्षेपण माध्यम द्रव व परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो साल कहलाता है। ठीक, जो कोलाइड विलयन है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखें तो यहाँ पर जो है कोलाइड विलयन को जिनमें परिक्षेपण माध्यम, तो इसमें परिक्षेपण कौन सा है? यहाँ पर द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, कोई भी द्रव हो। और परिक्षिप्त जैसे यहाँ पर आर्सेनिक है तो इसके जगह में इस आर्सेनिक जैसे यहाँ पर ठोस हो तो उसको बोलते हैं साल। यदि ये परिक्षेपण माध्यम जल हो, ठीक, यहाँ पर द्रव है तो अगर द्रव के जगह मान लो जल को द्रव के रूप में यूज किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसाल या फिर एक्वासाल। वहीं अगर परिक्षेपण माध्यम इस द्रव में अगर जल ना होकर एल्कोहल हो तो फिर एल्कोसाल कहते हैं। लेकिन अगर इस द्रव में बेंजीन हो तो फिर उसको बोलते हैं बेंजोसाल। तो ये प्रश्न हो गए साल, जो कि साल, एक्वासाल और एल्कोसाल, हाइड्रोसाल और बेंजोसाल, इस तरह से 4 प्रश्न इसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष या अवशोषण, शोषण, विशोषण को परिभाषित कीजिए। तो पहला जो है अधिशोषण। अधिशोषण वह घटना जिसमें किसी ठोस की सतह पर गैस या द्रव का सांद्रण बढ़ जाता है जबकि ठोस के भीतर सांद्रण नहीं बढ़ता। तो अधिशोषण क्या है कि कोई ठोस है उसके सतह पर गैस या द्रव का सांद्रण बढ़ता है और जो ठोस है उसके भीतर सांद्रण नहीं बढ़ता, तो यह अधिशोषण है। नेक्स्ट है अधिशोषक। वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होता है अधिशोषक कहलाता है। ठीक, तो ये जो अधिशोषण की घटना जिस भी पदार्थ पर होता है उसको बोलते हैं अधिशोषक। उसके बाद अधिशोष्य, वह पदार्थ जो कि अधिशोषित किया जाता है अधिशोष्य कहलाता है। तो वह पदार्थ जो अधिशोषित किया जाता है वो यहाँ अधिशोष्य कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अवशोषण। यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है जब ठोस या द्रव पदार्थ के संपूर्ण भाग, सतह एवं भीतर कोई पदार्थ समान रूप से उतरित रहता है तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। तो पदार्थ है, किसी पदार्थ है कि संपूर्ण भाग में होता है, जैसे एक चाक है तो उसमें अगर पानी में डुबो दें तो पूरा सभी भाग में जो है फैल जाएगा, बाहर भी, सतह भी और चाक के अंदर भी। तो इस तरह से ये जो घटना अवशोषण कहलाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है शोषण। वह घटना जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण प्रक्रिया एक साथ होती है उसको शोषण कहते हैं। ठीक, तो शोषण क्या है? इसमें अधिशोषण
और अवशोषण दोनों एक साथ हो उसको बोलते हैं शोषण। नेक्स्ट जो प्रश्न है विशोषण, वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह पर से अधिशोष्य को हटाया जाता है विशोषण कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न। नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षित कुलाइड की वहाँ मात्रा है। ठीक, तो रक्षित कुलाइड की मात्रा किसमें? मिलीग्राम में। तो स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षित कुलाइड की वह मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कुलाइड विलयन में उपस्थित होने पर 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा उसका स्कंदन होने से रोकती है। स्कंदन यह लाल से नीला रंग होना, इसको रोकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है थिक्सोट्रॉपी किसे कहते हैं? तो अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेंगे बढ़िया से। कुछ जेल विलोडित करने पर संबंधित साल में परिवर्तित हो जाता है। विलोडित मतलब हिलाना उसको, जैसे कुछ राड लेकर उसको घुमाएगा, ठीक, तो उसको विलोडित। तो कुछ जेल विलोडित करने पर संबंधित साल में परिवर्तित हो जाते हैं तथा यह साल रखा रहने पर पुनः जेल में परिवर्तित हो जाता है। इस जेल साल रूपांतरण को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। इसके बाद अगला है क्रांतिक मिशेल सांद्रण क्या है? वह सांद्रण जिसके बाद संयुक्त कुलाइड, जिसको मिशेल भी बोलते हैं, का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो वह सांद्रण जिसके बाद संयुग्मित कुलाइड का निर्माण होना प्रारंभ होता है क्रांतिक मिशेल सांद्रण कहलाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिकारक को ऊर्जा अवरोधक को पार करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए, जैसे ए और बी ये अभिकारक है, रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पर ऊर्जा अवरोधक रहेगा। इस ऊर्जा अवरोधक को पार करने के लिए जितने इस अभिकारक को ऊर्जा की आवश्यकता होगा वही कहलाएगा सक्रियण ऊर्जा। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न हमने देखे यूनिट वाइज, तो अच्छा लगा होगा आप सबको, और नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है, चाहे बीएससी सेकंड के एग्ज़ाम हो या फिर अन्य जो कंपटीशन है एग्ज़ाम है उसमें भी ये आने लायक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम के लायक हो प्रश्न आपके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।